खुशबू, पापा की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। बार बार तेरा नाम ले रहे हैं, आखिरी बार तुझसे मिलना चाहते हैं, तू जल्दी से आ जा, भैया ने कहा। खुशबू भैया की बात सुन तुरंत मायके के लिए निकल गई। घर में कदम रखते ही भाभी ने कहा, दीदी आप पहले पापा जी को पानी पिलाओ। कल रात से उन्होंने एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। एक ही बात इशारों में बोल रहे थे कि खुशबू आ रही है, उसी के हाथ से पानी पीऊंगा। भाभी ने गंगा जल मिलाकर कटोरी में थोड़ा सा पानी लाकर दिया। खुशबू ने चम्मच से पापा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद पापा धीरे धीरे थोड़ा इशारों में बोले, बेटा अब तू आ गई है, मैं तेरी ही राह देख रहा था, अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे अंदर ही अंदर रोना आ रहा था, लेकिन कैसे भी अपने आप पर काबू किया। दूसरे दिन सुबह ही पापा हम सबको छोड़कर चले गए। 12 दिन तो लगातार रिश्तेदारों का आना जाना शुरू था। इतने लोगों के बीच रहकर भी मुझे बार बार एक ही बात खाई जा रही थी कि अब मम्मी का क्या होगा। पापा के बिना मम्मी कैसे रहेगी, क्योंकि 24 घंटे दोनों साथ में ही रहते थे। क्या भाई भाभी मम्मी की अच्छे से बर्ताव करेंगे? सब ईश्वर भरोसे छोड़कर मन को तसल्ली दे देती थी कि सब अच्छा ही होगा। वैसे भी अपना समाज अभी इतना खुला विचारों वाला नहीं हुआ कि एक माँ बेटी के यहाँ आकर रहे। मम्मी खुद भी कभी इस बात के लिए राजी नहीं होती। बेटा बहू चाहे जैसे भी रखें, रहेंगी तो अपने खुद के घर में ही। वापसी के पहले दिन मम्मी ने भैया से कहा, पापा की संपत्ति में से उनकी निशानी के तौर पर खुशबू को कुछ दे दे। वैसे भी आजकल खुशबू की स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही। तेरे पापा ने भी कहा था कि हम खुशबू की कुछ मदद कर देंगे, लेकिन वे कुछ कर पाते इससे पहले ही। खुशबू ने विरोध दर्शाते हुए कहा, मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, पापा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में एवं बहुत धूमधाम से शादी की, और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे संस्कार दिए। हाँ, खुशबू ठीक कह रही है, इसकी शादी में पापा ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था, और वैसे भी कानूनन जो लड़कियां अपने मायके से हिस्सा लेती हैं, उनका मायके से संबंध खत्म हो जाता है। भैया ने एक ही सांस में इतनी बात कह दी। मुझे और मम्मी को, दोनों को ही भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने मम्मी की ओर देखकर इशारों में कहा कि ये सब भाभी का ही सिखाया हुआ होगा, जोरू के गुलाम जो ठहरे, क्योंकि मेरे भैया तो पहले ऐसे नहीं थे, वो तो मुझ पर जान लुटाते थे। इतने में ही भाभी, जो इतनी देर से चुपचाप सब सुन रही थी, अचानक बोल उठी, आपकी बात 16 आने सही है जी। जो लड़कियां मायके की संपत्ति में से अपना हिस्सा लेती हैं, उनका मायके से संबंध खत्म हो जाता है। भाभी की बात सुन खुशबू और माँ दोनों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन इसके बाद भाभी ने जो कहा वो दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी बोली, आपने कहा कि दीदी की शादी में पापा ने बहुत पैसा लगाया था, तो क्या हमारी शादी में पैसा नहीं लगा? क्या हमारी शादी में पापा ने किसी तरह की कोई कंजूसी की थी? नहीं ना। मम्मी जी ने एक बार मुझे बताया था कि जितना सोना उन्होंने दीदी को दिया था, उतना ही सोना उन्होंने मुझे भी दिया था। रही बात अन्य सामानों की, तो अपनी गृहस्थी बसाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर दीदी से कुछ ज़्यादा ही खर्चा किया है। मतलब यह है कि पापा जी ने बेटा और बेटी दोनों पर बराबर खर्चा किया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अब दीदी का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है? आज पापा जी इतनी जायदाद छोड़कर गए हैं और दीदी के हालात फिलहाल कमज़ोर हैं, तो ऐसे में उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। क्या आपको याद है कि आपने पापा जी की अंगूठियाँ और चैन आदि लॉकर में रखते वक्त क्या कहा था? यही कहा था ना कि ये मेरे पापा की निशानी है, इन्हें किसी भी स्थिति में मैं कभी नहीं बेचूंगा। हाँ कहा था। तो फिर क्या आपने कभी सोचा कि आपके पास तो पापा जी की निशानी के रूप में उनके द्वारा बनाया इतना बड़ा मकान है, उन्हीं के मेहनत से आज अपनी कपड़ों की दुकान पूरे शहर में नंबर 1 पर है, बैंक में इतना बैलेंस है। दीदी भी पापा जी की ही तो बेटी हैं, लेकिन दीदी के पास पापा जी की निशानी के रूप में क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि पापा जी के प्यार पर जितना आपका अधिकार है, उतना ही अधिकार दीदी का भी है? मैं और मम्मी दोनों भाभी को देखते रह गए। भाभी कितना बड़ा कड़वा सच बोल गई थी।
ये सब बातें जानता तो हर कोई है, लेकिन कोई भी भाई भाभी जानते समझते हुए भी इस बात की ओर से अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर लेते हैं। हम ही क्यों, भैया को भी भाभी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये उनके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था। भैया ने भाभी से कहा, शिखा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तो सामान्यतः समाज से जो कुछ भी सुनता आ रहा हूँ वही दोहरा दिया। मैंने इस बारे में इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। सच में मेरे पास तो पापा की निशानी के रूप में मकान और दुकान सब कुछ है, लेकिन खुशबू के पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं उसको पापा की चैन और अंगूठियां दे देता हूँ। मैं सोचने लगी कि क्यों हम सब लोग भाई के किसी भी गलत बयान के लिए या गलत निर्णय के लिए हमेशा भाभी को ही दोषी मानते हैं। भाई को जोरू का गुलाम कहते हैं। हर वक्त भाभी ही कसूरवार नहीं होती, भाई भी कसूरवार हो सकता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस कहानी के ऊपर अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि ये आज के ज़माने की सच्चाई है। धन्यवाद।